हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक हम लोग पहुंच गए थे। एसआरपी वैल्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने ये बताया था कि अगर एसआरपी वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप अरेंज कर देंगे तो दैट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके लिए एसएचई के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज कैलकुलेट की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन द एसआरपी वैल्यूज are arranged in increasing order, the obtained series is known as electrochemical series. जो सीरीज हमको मिलेगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, फिर हाइड्रोजन होती है, फिर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हैवी मेटल्स, फिर नोबल मेटल्स की तरफ आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब की तरफ आ जाते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की भी सीरीज है एकदम नीचे जाने पर। तो इस सीरीज में एसआरपी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए। चलिए भैया, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस सीरीज के देखिए कि ऑन मूविंग डाउन द सीरीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव nature of metals decreases। जैसे ऊपर आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन नीचे आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करेगा। मैं ये भी कह सकता हूं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और टेंडेंसी टू गेन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज करेगा। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। मेटल्स की एक्टिविटी लगातार डिक्रीज करती चली। इसीलिए अगर सिर्फ मेटल्स को एक साथ अरेंज किया जाए, यहां पे तो मैंने आपको बताया मेटल नॉन मेटल सबको अरेंज किया जाए, लेकिन सिर्फ मेटल्स को ही अगर एक साथ अरेंज किया जाए तो इसी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स भी कहते हैं। अगला, द टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड, that is rate of corrosion
also decreases down the series. जितना सीरीज में नीचे चलते चले जाओगे बेटे, कोरोजन की टेंडेंसी डिक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि टू फॉर्म ऑक्साइड इजी नहीं होगा। मुझे ये कहना चाहिए कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब में ऑक्साइड की फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाती है, तो इनका कोरोजन बहुत जल्दी हो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का कोरोजन काफी लेट। अगला, थर्मल स्टेबिलिटी of oxides also decreases down the series. जैसे सीरीज में नीचे चलते चले जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। रिड्यूसिंग नेचर also decreases down the series. रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करेगा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। अच्छा, metals possessing position above hydrogen can release hydrogen gas from acids, while those which are placed below hydrogen in ECS cannot displace hydrogen from the acids. Moreover, metals like gold are inert towards even concentrated H2SO4. जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस किए गए हैं, वो मेटल्स एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किए गए हैं, वो मेटल्स एसिड्स में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यहां तक के जो हाइड्रोजन के काफी नीचे हैं, जैसे गोल्ड, दे आर कंप्लीटली इनर्ट टुवर्ड्स H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि गोल्ड की जो स्मगलिंग होती है वो H2SO4 कंटेनर्स में ही होती है, क्योंकि H2SO4 गोल्ड को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए H2SO4 कंटेनर में इजीली गोल्ड की स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि गोल्ड पे कोई इफेक्ट ही नहीं, H2SO4। नेक्स्ट, those having greater value of SRP acts as oxidizing agent, while those having lesser value
of SRP acts as reducing agent. जिनका SRP ज्यादा है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। जिनका SRP कम है वो आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे, या मैं ये कह सकता हूं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। तो एक्टिव मेटल्स मेनली रिड्यूसिंग एजेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ये मेटल्स जो हैं एक्टिव हैं और ये मेनली रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे देखो पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, सॉरी हाइड्रोजन हुई, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड है। ये एक सीरीज मैंने आपको समझा, समझ बात आ रही नहीं आ रही? ये एक सीरीज में आपको समझा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो SRP वैल्यू इंक्रीजेस। अब ये जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव से H2 बनाएगा बेटे। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए E0 रिडक्शन, दैट इज H पॉजिटिव टू H2 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि SRP वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती चली जाएगी। आपको मालूम है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सॉरी ZR नहीं है बेटा, ZN, जिंक। वैसे तो और भी लिखे जा सकते हैं, जैसे मैं एक आध दो और लिख देता हूँ। ZN है, Fe है, Fe2 पॉजिटिव है, फिर लेड आएगा, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे नीचे आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आ जाएंगे। देखो बेटा वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स बनाई गई हैं जिससे कि इसको याद किया जा सकता है। एक आध ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए वो ज्यादा अच्छा है कि एक्टिव मेटल्स ऊपर हैं, फिर लेस एक्टिव हैं, फिर हाइड्रोजन है, फिर लगभग इनर्ट की तरफ आ जाते हैं ये मेटल्स। इसीलिए सोडियम को आप जो है हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, हाईली एक्टिव। मैं एक सीरीज के बारे में आपको बता, इसी सीरीज का मैं एक ट्रिक लिखे दे रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसी ट्रिक्स बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि आपको लगभग याद रहे कि कौन सा जो है पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है। सो एक्टिविटी के आधार पे आप याद कर लो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, केदार नाथ, इसको लिख सकता हूँ का, इसको लिख सकता हूँ मालिक, मैग्नीशियम, आलू, जरा, जिंक,
Fe फीका, Pb पकता, और हाइड्रोजन को लिख सकता हूं है। केदारनाथ का माले कालू जरा फीका पकता है। इस तरीके से वेरियस लोगों ने बना रखी हैं। मेरा इसमें कोई साइड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम तो नॉर्मली याद कर लेते थे। अब तो बच्चों ने अलग अलग जो है इस तरीके के कुछ ट्रिक्स बना रखे। मुझे भी कभी कभी बता देते हैं बच्चे कि सर हमने ऐसे याद किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा मेटल कहाँ किस पोजीशन में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझने के लिए भी कोशिश की जा सकती है। सोडियम हाईली एक्टिव मेटल है, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, रस्टिंग बहुत आसानी से हो जाती है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। वैसे बहुत शाइनी मेटल है लेकिन तुरंत ही ऑक्साइड बन जाती है, इसलिए बहुत ही डस्टी दिखाई देता है। कॉपर, उसमें ऐसा नहीं, कॉपर को थोड़ा तुम डुबो के रखते हो। हाँ, क्या रस्टिंग नहीं होती? होती है, लेकिन बहुत कम। सिल्वर गोल्ड रस्टिंग होती है, हाँ होती है, लेकिन रेट बहुत स्लो। इसीलिए रेट स्लो होने की वजह से सिल्वर और गोल्ड इन दोनों को ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। हाइड्रोजन के ऊपर जो आते हैं वो सारे के सारे, जैसे लेबोरेटरी मेथड भी है कि अगर आप जिंक पिलेट्स H2SO4 में डुबो दोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इट इज ए लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन करूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि सोडियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए, और आयरन तक चला जाऊं तो आयरन को रिएक्ट करने के लिए स्टीम चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी लगातार धीमे धीमे डिक्रीज हुई। ये जो सीरीज मैंने आप लोगों को बताई बेटे, दिस सीरीज इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ा बहुत इस सीरीज को ध्यान रखना जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए। तो ये बेटा आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मैंने पॉइंट्स आप लोगों को लिखाए। अब हम लोग आगे जो चल रहे हैं वो दोबारा से सेल की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझने के लिए जो अगला पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हेडिंग डालेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज जस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस। लिख देता हूं, ईएमएफ इज जस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोई फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, ई का क्या मतलब है मुझे बताओ दोनों लोग, आप सभी लोग मुझे ई, हाँ क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब नहीं, ई का मतलब है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल मैंने आपको बताया जहां कहीं वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज किया जाएगा उसको ये मान के चला जाएगा दैट इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, कैथोड की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने और एनोड की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने? आप एनोड की लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड की राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यस सर। ये बात तो समझ में तब आ गई जब मेरे पिछले वाले पॉइंट्स आपको याद, तो ये दोनों बातें मैंने डायरेक्ट लिखी। अब मैं वो बातें भी लिख रहा हूं बच्चों, अगर मेरे पिछले वाले पॉइंट्स आपको याद नहीं तो
तो आप कैसे इसको लिखोगे? ये तो डायरेक्ट अच्छे बच्चों के लिए फॉर्मूला लिखा था, ठीक। तो आपको लिखना पड़ेगा ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड कैपिटल सी माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड कैपिटल ए। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अच्छा चलो दूसरा एक लिख रहा हूं, ई सेल बराबर, अपने आप बताना क्या सही है या नहीं, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस सॉरी प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। क्योंकि ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन एनोड का पूछा गया है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल सेम होता है, बस साइन डिफरेंस। याद है? Yes, sir. अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ सॉरी थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, अगर न समझ में आ रहा हो तो तुरंत बताएंगे मुझे। ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? जल्दी बताइए। Yes, sir. ये तीनों फॉर्मूले सेम वही हैं जो मैंने ऊपर लिखे, लेकिन ऊपर मैंने साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई किया है, और साइंटिस्ट ये कहता है कि यूज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज यूज कर रहा हूं। लेकिन हाँ, आपको इस तरीके से भी फॉर्मूला मिल सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ऑक्सीडेशन यूज किया तो उसे सारे साइन चेंज करने पड़े। अगर कोई आदमी रूल ना माने तो फिर उसे सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं। अगला, अगर बेटे EMF is calculated at standard state if EMF of the cell, कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, is calculated at standard state या स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या कंडीशंस स्टैंडर्ड मैंने बताई थी? प्रेशर 1 बार या 1 atm का, और टेम्परेचर 298 केल्विन का। Yes. तो उसको हम क्या कहेंगे? नोन एज ई नॉट सेल। क्या कहेंगे इसे? ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF। तो बेटा ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे बताओ? वही हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब बताओ ई नॉट राइट किसको डिनोट कर रहा है? बोलो बच्चे। E naught of cathode. और ई नॉट क्या है? Standard EMF. फिर गलत बात बोल। ई नॉट राइट किसको डिनोट कर रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Yes, sir. मैं बार बार यही तो समझा रहा हूं आप। ऑफ राइट मतलब कहते हो, ई का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी।
अच्छा, ई नॉट लेफ्ट, इसका क्या मतलब है? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो SRP समझ में आ रही मेरी बात? और ई नॉट सेल का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड EMF। Yes. तो ई जो वर्ड, ई जो लेटर हम यूज कर रहे हैं, वो लेटर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। No, sir. अब मैं समझाने जा रहा हूं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन या रिडॉक्स चेंज। रिडॉक्स चेंज, क्योंकि सेल में तो रिडॉक्स चेंज ही होगा ना बेटा। सेल का क्या मतलब? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट नहीं कराएंगे। अगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे, कहने का मतलब कैथोड और एनोड अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, तो सेल बन जाएगा। अगर हाँ ना नहीं बोलोगे तो मैं क्लास बंद कर दूं। Yes, sir. हाँ हाँ बोलना जरूर, उसके लिए आपको माइक तक आना पड़ेगा, माइक अपने पास रखो। हाँ, नहीं तो मैं अकेला अकेला पढ़ा पढ़ा के तो पागल हो जाऊं। जरा ध्यान से देखिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स चेंज। प्रतिभा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या डेल्टा जी का वैल्यू होना चाहिए? Sir, greater than 0. बेटा सामने क्या लिखा है? हाँ सर, लेफ्ट में. क्या करते हो तुम? ये अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, बिना रिवीजन के कुछ नहीं संभव है। डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव थोड़ी। ग्रेटर देन 0 कैसे कह दिया आपने? लेस देन, निगेटिव होना चाहिए। मोर निगेटिव इज डेल्टा जी, मोर स्पॉन्टेनियस इज द प्रोसेस। गिब्स फ्री एनर्जी जितनी निगेटिव होगी, प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस। याद आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, डेल्टा जी, बेटा डेल्टा बनाना ऐसे, ये कभी कभी गड़बड़ बन जाता है मुझसे। डेल्टा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या लिख सकता हूं? बोलो अपने आप। Non-spontaneous. Very, Non-spontaneous. process is non-spontaneous। ठीक है। अब डेल्टा जी है तो गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट होगा तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी। ई है तो आरपी है, ई नॉट होगा तो एसआरपी होगा। अंतर कुछ नहीं, अंतर सिर्फ इतना है कि ई नॉट वाली केस में स्टैंडर्ड कंडीशन वैलिड होगी। बात समझ में आएगी? फॉर्मूले में तो कोई चेंज होता नहीं। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला दोनों का ही लिख देता हूं। डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला आता था -NF ई सेल। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना चाहूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला ये नहीं आ जाएगा क्या? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है? फेराडे। फेराडे क्या होता है? 96500 कूलाम। और ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहां से एक बात बताओ, अपने आप बोल समझना, और मैं कुछ केमिस्ट्री नहीं बता रहा, सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ध्यान से देखिए। उस
नॉर्मल मैथमेटिक्स प्लस माइनस आप कर पाए, इनटू डिवाइड कर पाए तो केमिस्ट्री में सिखा दूंगा, मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। एक बात बताओ, डेल्टा जी का वैल्यू मुझे निगेटिव चाहिए, तो ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो यहां से वैल्यू आ गई ई सेल पॉजिटिव या ई नॉट सेल बराबर पॉजिटिव। अगर आता है तो प्रोसेस, बोलो बेटे, Yes, sir. स्पॉन्टेनियस। ठीक उल्टा भी लिख दूं? Yes, sir. मालूम चलता है ई सेल निगेटिव है या ई नॉट सेल निगेटिव है। तो मेरे बच्चों बताओ, प्रोसेस Non-spontaneous. फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है? अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब ई सेल को पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा Yes, जी sir. नॉट निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब ई नॉट सेल को निगेटिव सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई सेल और ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है, कैन वी प्लेस ZnSO4 solution in copper vessel? Is it safe? क्या ये सेफ है? आपके दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, एक कॉपर का वेसल, उस कॉपर के वेसल में मैंने ZnSO4 को रख दिया। अब वो कह रहा है क्या सही है ऐसा काम करना, क्या आप सेफ हो? सेफ का क्या मतलब है? सेफ का मतलब है जो सॉल्यूशन आपने रखा था वही आपको वापस मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सेफ नहीं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और अगर कुछ Yes. गड़बड़ नहीं हुई देन इट इज सेफ। Yes, sir. बेटे जरा रिएक्शन कराइए कॉपर की ZnSO4 से। अच्छा एक बात बताओ, आपको मालूम है रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आपको मालूम। मैं मानता हूं कि आपको नहीं मालूम कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो क्या कर भैया, रिएक्शन करा दो। लेट अस अज्यूम रिएक्शन हो रही है और बन रहा है Yes. कॉपर सल्फेट और जिंक 2 पॉजिटिव या जिंक। Zn से Zn2 पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए भैया, अब जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है। एक प्रोसेस तो ये हो रहा है और इस प्रोसेस में कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, और दूसरा प्रोसेस ये हो रहा है जिस प्रोसेस में Zn2 पॉजिटिव उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो जल्दी बताइए। No, sir. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें बताओ कौन सा पार्ट एनोड है और कौन सा पार्ट कैथोड।
एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? सेकंड वाली। प्रतिभा फर्स्ट वाली में क्योंकि वो गेन हो गए और लूज हो गए उससे। बेटा तुक्का लगा रहे हो क्या? ऑक्सीडेशन के लिए कल मैंने समझाया आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो ऊपर वाले में होगा, तो ये वाला पार्ट क्या है? एनोड। और ये वाला पार्ट क्या है? कैथोड। अच्छा, हम क्या निकालेंगे? ई सेल। अब ई सेल निकालने के लिए तो कंडीशंस दी जानी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं दी गई तो मान लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या निकालना पड़ेगा? ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा इस सेल के लिए। अब जो आपका सेल बना उसके लिए जरा ई नॉट सेल निकालो, बताओ ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है? बोलो। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड मतलब ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अच्छा, ई नॉट एनोड का मतलब ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu। ये वैल्यूज दी जाएंगी। ये वैल्यू आ रही है -0.76 वोल्ट और ये वैल्यू आ रही है +0.34 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन होंगी। यस सर। ये गिवन होंगी, ध्यान रखो। ये गारंटी नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही गिवन हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में गिवन, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म, क्योंकि आपके फॉर्मूले में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल काम करेगा। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काम करना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज द फॉर्मूला एज वेल एज द साइन। समझ बात आ रही है? उसको भी मैंने पीछे समझा दिया। यस। पीछे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि इस फॉर्मूले को डराइव कैसे, इस फॉर्मूले में चेंज क्या क्या हो सकता है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन ये सब रिडक्शन वाली वैल्यूज हैं। तो मैंने यहाँ नीचे लिख के भी दिखा दिया कि अगर कोई आदमी ऑक्सीडेशन वाली वैल्यूज देता है और आप ऑक्सीडेशन वाली वैल्यूज यूज करते हो तो आपको फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, साइन भी चेंज करने पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू यूज नहीं करते और उसको ऑक्सीडेशन को रिडक्शन पोटेंशियल बना लेते हो तो ऊपर जो वैल्यूज दी गई उसको यूज करो, क्या परेशानी? ऊपर के फॉर्मूले यूज करो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शर्त है कि उस कंडीशन में पोटेंशियल सारे रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। अगर कहीं पर भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कर रहे हो तो बेटे फिर आपको फॉर्मूला भी देख के अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, किस क्या ऑक्सीडेशन में ले रहे हो क्या नहीं ले रहे। मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने किसको ऑक्सीडेशन लिया है, उसी हिसाब से आपको चेंज करना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यूज को पहले रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लो, जिससे कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिले ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड या ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई तो दिया नहीं गया, कोई कंडीशन तो दी नहीं गई, तो व्हेन द कंडीशन इज नॉट गिवन तो हमको ये कहना पड़ेगा कि ये सारा का सारा स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए। तो चलो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात ई नॉट से निकाल लेते। ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा जल्दी बोलो? जिंक। बहुत बढ़िया। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू -0.76 वोल्ट माइनस एनोड कितना है? ई नॉट एनोड 0.34। बेटा टोटल कितना आ जाएगा? -1.10 वोल्ट आ जाएगा। यस सर। अपने आप बताओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? ई नॉट नेगेटिव। वेरी गुड। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर बेटा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं होगी देन यू आर सेफ। यस सर। अरे भैया आपने ZnSO4 रखा था, आपको ZnSO4 मिल गया, यू आर सेफ। तो इज इट सेफ? यस, दिस इज सेफ। क्लियर? यस सर।
एक ये प्रोसेस हो गया आपके पास। अब हमने आपको ईएमएफ निकालना तक मैंने आपको सिखा दी और उसके फॉर्मूले भी बता दी। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट अगर स्टैंडर्ड कंडीशन निकालना चाहते हो तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन भी बता दी और फॉर्मूला क्या बताया था ई सेल निकालने का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। Yes. बच्चों अगर यहां तक की बातें आपको तैयार हो गई तो अब तैयार हो जाओ नस्ट इक्वेशन निकाल। Yes, sir. नस्ट इक्वेशन क्या है समझिए। देखो ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको ये बता रही है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या वैल्यू। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, कंसंट्रेशन चेंज कर दूं इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो क्या मुझे रिडक्शन पोटेंशियल नहीं मिलेगा? मिलेगा, स्टैंडर्ड वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन स्टैंडर्ड वाला नहीं। तो फिर उसको कैसे निकालूं? तो साइंटिस्ट कहता है कि उसको निकालने के लिए आपको नस्ट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सेल लिखना सिखा रहा हूं, फिर आपको नस्ट इक्वेशन की बात दूंगा। मान लीजिए आपने जिस सेल की आप बात कर रहे हैं वो सेल ये था, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आप बात कर रहे हैं, एक केमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। भाई CuSO4 प्लस Zn दे रहा था ZnSO4 प्लस C। ये सेल था जो डेनियल सेल आपने देखा, मतलब Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn बना रहा है ZnSO4 या Zn2 पॉजिटिव प्लस C। ये एक आयनिक रिएक्शन मैंने लिखा। Zn2 पॉजिटिव प्लस, ये रिएक्शन मैं लिख, यही डेनियल सेल में मैंने रिएक्शन आपको बताई थी। ये प्रोसेस हो, तो मैं ये कहता हूं जिंक किसका काम कर रहा है? जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड का काम कर रहा है, जिंक रॉड। और कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम। आप कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। आप लिखेंगे Zn, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एनोड, राइट हैंड साइड हमेशा कैथोड। जिंक से क्या बन रहा है? Zn2 पॉजिटिव। इसका कंसंट्रेशन कितना है? मैं कहता हूं C1m का कंसंट्रेशन बनाए रखना। एक लाइन लगाएंगे बीच में, साल्ट ब्रिज लगाया है, बिल्कुल लगाया, साल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइन लगाए। आगे क्या हो रहा है भाई? ये तो है LHS, तो यहां मैंने एनोड की रिएक्शन लिखी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जिंक से Zn2 पॉजिटिव पर, कंसंट्रेशन मैंने यहां लिख दिया जो भी। अब RHS की इक्वेशन लिखना चाहूं, RHS में क्या है? कैथोड, तो रिएक्शन होगी Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन हो गया C2m, से क्या बन जाएगा? C। तो ये जो 2 लाइन दिखाई दे रही हैं ये साल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन है, और एक जो लाइन दिखाई दे रही है वो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पोटेंशियल्स के बारे में बताए। चलिए भैया, एक मैं रिएक्शन दे रहा हूं उसको खुद लिख के देखिए। मैं कह रहा हूं
Cu plus Ag positive gives Cu2 positive plus Ag। ये एक रिएक्शन दी, मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिए मुझे सेल को रिप्रेजेंट कर, कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा एन। Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है Ag, ये क्या बनेगा कैथोड। LHS की तरफ क्या लिखूंगा एनोड, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, कितना कंसंट्रेशन है C1 साल्ट ब्रिज, और सॉरी और यहां क्या है हमारे पास Ag, तो क्या लिखूंगा Ag पॉजिटिव। पहले Ag पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होके Ag पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag। तो ये LHS है जहां आपने एनोड लिखा, ये राइट हैंड साइड RHS है जहां आपने कैथोड लिखा, याद रहेगा। Yes, sir. चलिए आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। मतलब if the conditions are not standard, then how can you calculate the EMF of the cell? Calculation of EMF of the cell in non-standard conditions। ठीक है, let us consider a hypothetical redox reaction small a moles of A plus small b moles of B gives small c moles of C plus small d moles of D। एक हाइपोथेटिकल रिडॉक्स रिएक्शन। अब किसी भी एक रिएक्टेंट के लिए डेल्टा जी की वैल्यू या गिब्स एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालो, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालते, और किसी एक रिएक्टेंट के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे किसी एक के लिए निकालना है, जी ए निकालना चाहते हो, ए के लिए गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसके लिए होगा जी ए इज इक्वल टू जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए टू द पावर स्मॉल ए। ये फॉर्मूला याद करो, ये थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन कंसंट्रेशन। अच्छा, तो बेटा जीबी की वैल्यू बताओ, जीबी क्या हो जाएगी, जी नॉट बी प्लस आर टी एल एन बी टू द पावर स्मॉल। अच्छा बताइए जीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बोलिए। RT ln concentration of B to the power B। और जीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, G naught D plus RT ln D to the power D। स्मॉल। Yes। अच्छा डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्रोडक्ट minus G reactant। माइनस जी रिएक्टेंट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। No, sir।
ये डेल्टा जी हो, निकालते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट सी प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर सी प्लस जी नॉट डी प्लस आर टी एल एन डी टू दी पावर डी। ये तो प्रोडक्ट के लिए, माइनस रिएक्टेंट जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए टू दी पावर स्मॉल ए प्लस जी नॉट बी प्लस आर टी एल एन बी टू दी पावर स्मॉल। कर लो बेटा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी नॉट सी प्लस जी नॉट डी माइनस जी नॉट ए प्लस जी नॉट बी, ये बाहर रख लिया, प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी अपॉन ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी। हेलो मैथमेटिशियंस, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई? Yes, मैंने sir. सिर्फ कॉमन लिया है, मैंने कुछ नहीं। Yes, sir. माइनस में लॉग आ जाएगा, माइनस में लॉग आ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। Divide. ठीक है, आ जाइए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट सी प्लस जी नॉट डी, मतलब जी नॉट प्रोडक्ट, माइनस जी नॉट ए प्लस जी नॉट बी, मतलब जी नॉट रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही तो डेल्टा होता है। Yes, sir. डेल्टा जी नॉट होगी प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी अपॉन ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमको मालूम है, वो यहां रख दे। डेल्टा जी की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बोलो भैया, आगे है Yes, sir. प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेड, मतलब सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी अपॉन ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। बेटे माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, आप मैथ वाले बच्चे हो, समझ जाओगे। ई सेल न समझ में आए तो बताना, जबरदस्ती मत कर देना कि हाँ सर मैथ वाले समझ में आ गया। ई नॉट सेल Yes. माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी पावर है वो आ जाएगी, एक्स वाई जो कुछ लिख सकता हूं, नहीं लिख Yes. सकता? Yes, sir. बस ये इक्वेशन जो आ गई, ये नस्ट इक्वेशन का पहला फॉर्म। नस्ट इक्वेशन से मैं ई सेल ही तो निकालना चाहता था मेरे बेटे,
Yes, sir. तो क्या ई सेल के लिए फार्मूला आ गया क्या? Yes, sir. आ गया. इक्वेशन नंबर 1 ये ई सेल के लिए फार्मूला है. अच्छा, और कुछ कर सकता हूं? बिल्कुल. ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log concentration of product upon concentration of reactant. Yes, sir. ठीक है. अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, n हटा दो, f होता है 96500, r की वैल्यू लगा लो और t की वैल्यू लगा लो. तो अगर टोटल नेट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वैल्यू आ जाती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल. भाई आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो. 0.0591 by n log concentration of product upon concentration of reactant. थोड़ा सा गणित और लगा लो तो लिख लो ई सेल बराबर ई नॉट सेल. अब ये गणित नहीं लगा रहे, इसको आसान कर. 0.06 by n log concentration of product Yes, sir. upon concentration of reactant. ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई. ये सारी इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन की. मैं कह सकता हूँ 2 3 4. वैसे ये लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि सारी इक्वेशन सेम है. इसमें सिर्फ मैथमेटिकल चेंज किया गया, बाद बाकी कोई चेंज नहीं किया गया. ये सारी सेम. कर पाओगे? Yes, दैट sir. इज नस्ट इक्वेशन. इसको हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं. ठीक. अब अप्लाई कर ले किसी सेल पर, इसलिए मैंने सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको पहले ही लिखा दिया था, क्योंकि अब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी न किसी सेल पर. अगर हम सेल पर अप्लाई करें तो लेट अस कंसीडर द जिंक कॉपर कपल. चलो अप्लाई करो. Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव से Cu. ये एक सेल. एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास. बेटा यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेटे हम लोग जो है इसके लिए नस्ट इक्वेशन डिराइव कर. चलिए, ई वर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यूज हो रहा है, इसलिए दोनों इक्वेशन रिडक्शन की लिखेंगे. एनोड की भी इक्वेशन रिडक्शन की लिखेंगे और कैथोड की भी इक्वेशन रिडक्शन की ही लिखेंगे, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल. तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन. मैं जानता हूं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हम तो रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रहे, तो रिडक्शन की इक्वेशन लिखें. क्या? Zn2 पॉजिटिव. अब ये तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो इसे तो कहेंगे एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तभी पोटेंशियल डेवलप होगा. Yes, sir. Zn और Solid. Zn सॉलिड हो. अगर ये बात किसी को नहीं समझ तो मुझे बताओ. नहीं सर, आ गया. बेटा रिएक्शन तो उल्टी हो रही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन हम ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं कर रहे. हम तो ई वर्ड का मतलब ही रिडक्शन पोटेंशियल से.
तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रहे हैं, तो रिडक्शन की वैल्यू लिखूं। अब अगर थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रिया याद है तो आपको मालूम है कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लेके चलते, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेंसिटी चेंज नहीं होती किसी। Yes, sir. तो प्योर सॉलिड्स के लिए लेते ही नहीं है, उसके लिए 1 लेके चलते हैं। मालूम है आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रिया में हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ाया था मैंने आपको। Yes, sir. तो सॉलिड के लिए चूंकि वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए इसके लिए तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है जरा पीछे देखिए दोबारा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। वही लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ई सेल, सेल कौन सा है आपका? हाफ सेल है। हाफ कौन सा? एनोड वाला, ठीक है। तो ई का क्या लिखूं? रिडक्शन। ई सेल Zn2 पॉजिटिव से Zn बराबर ई नॉट सेल, हाफ सेल है, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, एन एफ Ln, Ln प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? जिंक सॉलिड, तो उसका कंसंट्रेशन 1 अपॉन रिएक्टेंट क्या है? Zn2 पॉजिटिव, तो यहां रख लिया हमने Zn2 पॉजिटिव। अब इसका जो भी कंसंट्रेशन हो, 0.1 m, 0.01 m, 2 m, 5 m, मुझसे कोई लेना, वही कंसंट्रेशन। क्या ये नेक्स्ट इक्वेशन का पहला पार्ट निकल आया, एनोड वाला? अच्छा, मैं इसे बार बार हाफ सेल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा सेल तो तब बनेगा ना जब एनोड और कैथोड दोनों को प्लस करो, तभी तो पूरा सेल बनेगा। तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन हाफ सेल, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन हाफ सेल। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, दोनों को मिलाओगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। तो ये हाफ सेल की रिएक्शन होगी। चलो भैया, अब क्या करूं? कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन, कैथोड की रिडक्शन इक्वेशन लिख। बोलो, कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर मेटल। ये भी सॉलिड है, तो इसके लिए लिख सकता हूं ई Cu2 पॉजिटिव से Cu बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस आर टी बाई एन एफ Ln क्या? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट तो कॉपर सॉलिड, रिएक्टेंट क्या है? Cu2 पॉजिटिव एक्वस मीडिया में जो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट। बेटे क्या मैं समझा पाया आपको? बोलो। Yes, sir. चलो आगे बढ़ती। इक्वेशन नंबर ये 1 है और इक्वेशन नंबर ये 2 है, ठीक है। हमें निकालना है ई सेल, पूरे सेल के लिए ईएमएफ निकालना। तो उसके लिए वैल्यू होती है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही तो वैल्यू होती। Yes, sir. राइट में क्या आएगा? इस रिएक्शन को देख के बताइए, राइट में क्या आएगा? कैथोड या एनोड? Cathode. कैथोड की रिएक्शन आपने ये लिख रखी है ना, सेकंड वाली। Yes, sir. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई सेल बराबर ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn। कोई प्रॉब्लम है दोनों तुम लोगों को? No, sir. ये दोनों इक्वेशन लिखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब जरा माइनस करो दोनों इक्वेशंस। ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu
में से माइनस कर रहे हैं ई Zn 2 पॉजिटिव टू Zn 1 वाली इक्वेशन, सेकंड से 1। तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं, ध्यान देना, नहीं समझ में आए तो तुरंत बोलना। E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, इसको बाहर निकाल लेते हैं और बचा माइनस RT बाई NF ln, और फर्स्ट वाली तो जैसी की तैसी रहेगी, सॉरी सेकंड वाली तो जैसी की तैसी रहेगी, सेकंड माइनस 1 कर रहे हैं तो 1 में से माइनस करोगे तो ये log की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव। ये मैथमेटिक्स समझ में आया? सिर्फ माइनस किया है, कुछ नहीं किया मैंने, बोलो। यस सर, आगे। अगर नहीं आया तो एक जुगाड़ बताऊं। यस सर। एनोड के कंसंट्रेशन को ऊपर रखना और कैथोड के कंसंट्रेशन को नीचे रखना, इतना कर लोगे? यस सर। अच्छा जरा E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, इसको क्या लिख सकता हूं? E0 सेल, हाँ। तो वैल्यू आ गई E0 सेल माइनस RT बाई NF ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ये वैल्यू आ गई ई सेल। अभी मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूं आपको। हमारे पास वैल्यू आई ई सेल बराबर मेरे बच्चे E0 सेल माइनस RT बाई NF ln एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन। ये सेल के लिए जो सेल आपने लिया था जिंक कॉपर कपल, उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर जिंक कॉपर कपल इसके लिए आ गई, लिख सकते हैं ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.06 बाई n log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अच्छा n की कितनी वैल्यू है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही तो यूज हो रहे हैं, Zn 2 लूज कर रहा है, कॉपर 2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 है। n इज इक्वल टू कितनी है? 2। तो वैल्यू हो जाएगी ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.03 log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब अगर कंसंट्रेशन भी दिया हो तो कंसंट्रेशन भी रख लो और ई सेल की वैल्यू निकालो। E0 सेल तो आपको पता है ही, कैसे पता है? ये वैल्यू E0 की वैल्यूज तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी गई हैं और वो पेपर में भी दी जाएंगी, तो E0 की वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो E0 सेल निकल जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, जानते भी होंगे, रट गई होंगी अब तो। जिंक के लिए कितनी है? माइनस 0.76, कॉपर के लिए कितनी है? 0.34। तो ये बेटा नेक्स्ट इक्वेशन निकालने का तरीका है किसी भी गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था, तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया।
बाद बाकी डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन के मैंने ट्रिक्स बता दी, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में वेरियस और भी सेल्स के लिए नस्ट इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा। तो Yes. आज का होमवर्क यही है कि आप नस्ट इक्वेशन वाली जो डेरिवेशन है और नस्ट इक्वेशन मैंने जो निकाली है उसे करीबन 3 से 4 बार घर पर जो मैंने किया है वही लिखो दोबारा, जिससे कि आपको याद, ठीक है। Yes, sir.